आप सभी को नमस्कार। मैं हूं तेजवीर सिंह। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना को समझेंगे कि प्रस्तावना क्या है, इसको किसने बनाया है, प्रस्तावना में लिखे हुए शब्दों का मतलब क्या है, ये प्रस्तावना क्या बताती है। बेसिकली इन सब चीजों को आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। ये सारे पॉइंट्स हम लोग आज देखने वाले हैं। प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल कहते हैं। प्रस्तावना को किसने बनाया है, प्रस्तावना में क्या लिखा है, प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ क्या है, प्रस्तावना का महत्व क्या है, और उसके बाद फिर दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। दूसरा क्वेश्चन होता है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो इन सारी चीजों को बहुत ही डिटेल में आज हम लोग समझने वाले हैं। ये वीडियो अगर आप एक स्टूडेंट नहीं भी हैं फिर भी आप इस वीडियो को देखें और एक बतौर जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप इन सारी चीजों को समझें कि हमारे देश के संविधान को बनाने के पीछे संविधान निर्माताओं की सोच क्या रही। इन सभी चीजों को यहाँ पे आज समझेंगे। देखिए, प्रियम्बल किसी भी एक्ट, लेजिस्लेशन या किसी बुक का वो पार्ट होता है जो ये बताता है, ये क्लियर करता है कि उस लेजिस्लेशन, उस एक्ट में क्या लिखा है, उस एक्ट को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका पर्पज क्या है, उसके पीछे की क्या फिलॉसफी रही है, उसका यूज क्या होने वाला है, उसके पीछे के आइडियाज क्या है, उसके प्रिंसिपल्स को क्लियर करता है। जैसे आप अगर एक राइटर है और आपने एक बहुत बड़ी किताब लिख दी और आपसे फिर कोई पूछता है कि आपका इस किताब लिखने के पीछे सोच क्या है, आपने क्या सोच कर ये किताब लिखी, या फिर इस किताब में है क्या बताया गया है इस किताब में, तो आप क्या बताएंगे, उसको कुछ ना कुछ बताएंगे। तो वही एक तरीके से प्रियम्बल का पार्ट हो जाता है। तो हर लेजिस्लेशन, हर एक्ट, हर बुक एक प्रीफेस के साथ आती है, एक प्रियम्बल के साथ आती है। तो ऐसे ही हमारे भारतीय संविधान जो है उसका एक प्रियम्बल है, और उस प्रियम्बल में भारतीय संविधान में जो संविधान निर्माताओं की जो सोच रही है उस सोच को दर्शाया गया है कि हमारा संविधान कैसा है। अब बात आती है कि प्रस्तावना को किसने बनाया है, हु ड्राफ्टेड द प्रियम्बल। देखिए, जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक ड्राफ्ट पेश किया और उस ड्राफ्ट में उन्होंने ये बताया कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए। देखिए, जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने एक ड्राफ्ट प्रस्तुत किया और उस ड्राफ्ट में उन्होंने ये बताया कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए, लोगों को क्या राइट्स मिलने चाहिए, क्या उनकी लिबर्टीज होनी चाहिए, और हमारे संविधान का नेचर बेसिकली कैसा होना चाहिए। और इस ड्राफ्ट को कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। और इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बाद में 22 जनवरी 1947 को एज अ प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया। तो उस समय 22 जनवरी 1947 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रियम्बल अडॉप्ट किया गया था, एक प्रियम्बल बन गया था। उसके बाद एक बार अभी तक 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इस प्रियम्बल को मॉडिफाई किया गया। उस समय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, इमरजेंसी का टाइम था, और इमरजेंसी के टाइम पे ही 1976 में 42nd अमेंडमेंट लाया गया इंदिरा गांधी सरकार द्वारा। और इस अमेंडमेंट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काफी बड़ा बदलाव किया। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में बदलाव किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में कुछ नए वर्ड्स का एडिशन हुआ और फंडामेंटल ड्यूटीज को इसी अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था। तो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में काफी बड़ा बदलाव हुआ, और इसीलिए इस अमेंडमेंट को कई बार मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको पता होगा। देखिए, 42nd अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को रिप्लेस कर दिया गया सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मींस इसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर ये दो वर्ड्स का यहां पे एडिशन हुआ, ये दो नए शब्द जोड़े गए यहां पे। एंड आल्सो चेंज्ड द वर्ड्स यूनिटी ऑफ नेशन टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। मींस इंटीग्रिटी यहां पे नया ऐड किया गया। ठीक, तो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। मींस सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को रिप्लेस किया गया सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और यूनिटी ऑफ नेशन को रिप्लेस किया गया यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इसी को हिंदी में अगर देखें तो संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य
को चेंज किया गया संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य में, और राष्ट्र की एकता शब्द को रिप्लेस किया गया राष्ट्र की एकता और अखंडता में। तो ये 3 शब्द यहाँ पे ऐड किए गए 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। आप देख सकते हैं ये हमारा ओरिजिनल प्रियम्बल है जिसमें ये वर्ड्स नहीं है। देखिए ये यहाँ पे लिखा है सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यहाँ पे सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड नहीं है, ठीक। और ये हमारा ये बिफोर 42nd अमेंडमेंट का है ओरिजिनल, और ये आफ्टर 42nd अमेंडमेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा है सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये इस तरीके से हमारी लैंग्वेज यहाँ पे यूज की गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रियम्बल में कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉवरनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल, यहाँ पूरा पढ़ सकते हैं। दिस इज नथिंग बट द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं कि प्रियम्बल में यूज किए गए इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में कि उनका वो क्या बेसिकली दिखाते हैं। देखिए प्रियम्बल में जो वर्ड्स यूज किए गए हैं सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये दिखाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर को। उसके बाद और जो वर्ड्स हैं जैसे जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, ये दिखाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स को। अब बात करते हैं कि प्रस्तावना में लिखित इन शब्दों का मतलब क्या है। देखिए पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है संप्रभुता। देखिए संप्रभुता का मतलब क्या है। संप्रभुता का मतलब है सॉवरेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो मतलब है कि हम किसी दूसरे देश पे डिपेंड नहीं करते, हम अपने इंटरनल मैटर्स को खुद रिजॉल्व कर सकते हैं, हमारे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है, हमारे ऊपर कोई दूसरी शक्ति नहीं है और हम ऐसा करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं, हमारे ऊपर कोई और शक्ति नहीं है, ठीक। तो ये मतलब होता है सोवरेन का। देखिए दूसरा शब्द है समाजवादी या सोशलिस्ट। ये एक्चुअली शब्द 42nd अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पे ऐड किया गया था। ये समाजवादी एक्चुअली महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की सोच से इंस्पायर्ड है। इस वर्ड का मतलब है कि हमारे देश में जो भी गरीबी, इग्नोरेंस, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इन सब चीजों को खत्म करना। अगला वर्ड है धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर। ये वर्ड भी 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, पहले नहीं था हमारे संविधान में ये वर्ड। देखिए इस वर्ड का मतलब है कि सभी धर्मों को एक समान मानना, ठीक, सभी धर्मों को समान अधिकार देना। तो इसीलिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक मूल अधिकार है। और इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि हमारे देश में सभी धर्म एक समान है, उनमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का मतलब ये है। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक। अब देखिए लोकतंत्र 2 तरीके का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं, क्योंकि होता क्या है, देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, ठीक। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, मतलब हम जनता जो है वो प्रतिनिधियों को चुनती है और वो प्रतिनिधि फिर जो है सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हुए कानूनों का निर्माण करते हैं, ठीक। यही हमारे देश में होता है। तो हमारे देश में हमारे पास अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अगला शब्द है गणतंत्र या रिपब्लिक। देखिए एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, राजशाही और गणतंत्र। राजशाही का मतलब होता है कि जैसे जो राजा या रानी होगा, मोनार्की वाला सिस्टम है ये। जैसे कि कोई किसी देश का कोई राजा है, इस राजा या रानी जो भी होगा, रानी होगी मान लिया, ठीक है। तो इस राजा का या रानी का कोई बेटा होगा, तो आगे चल के जब ये खत्म हो जाएंगे तो ये जो है राजा बन जाएगा, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अब वो वाला चक्कर है, मतलब इन दोनों का जो कोई उत्तराधिकारी होगा वो यहाँ पे उसकी राजशाही चलेगी फिर। लेकिन रिपब्लिक गणतंत्र का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो भी नेता होगा, जो भी हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक होगा, वो जनता द्वारा चुना जाएगा, वो इलेक्टेड होगा। कैसा होगा? वो इलेक्टेड होगा। यहाँ पे अनुवांशिक वाला चक्कर नहीं है कि ऐसा नहीं है कि जो सर्वोच्च नागरिक है फिर उसी का कोई उत्तराधिकारी जो हो वो फिर से बन जाए, नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पे इलेक्शन होता है और जनता द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्टेड होगा
और इस ठीक, तो अब इसकी एक समय अवधि होती है कि ये अगर 5 साल तक रहना है तो ये 5 साल तक रहेगा। 5 साल के बाद फिर से इलेक्शन करवाए जाएंगे और कोई दूसरा सर्वोच्च नागरिक जो होगा वो इलेक्टेड होगा। इस तरीके से होता है। तो इसको बोलते हैं गणतंत्र। मतलब हमारे देश में जो है वो रिपब्लिक है, हमारे देश एक गणतंत्र है। यहाँ पे इलेक्शन होते हैं और आनुवंशिकता वाला सिस्टम नहीं होता कि उत्तराधिकारी ही फिर से, मोनार्की सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ। अब एक आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो देखिए, इस चीज को समझने के लिए हमें 2 मामले समझने पड़ेंगे। यहाँ पे 2 मामले बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। एक हुआ था 1960 में बेरुवाड़ी संघ मामला। ठीक, ये मामला तो मैं आपको यहाँ पे नहीं समझाऊंगा, लेकिन इस मामले का जो नतीजा निकला था, वहां पे उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा उस चीज को समझते हैं। बेरुवाड़ी संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद में प्रयोग की गई व्यवस्थाओं के अनेक अर्थ निकलते हैं। इस व्यवस्था के उद्देश्य को प्रस्तावना में शामिल किया गया है। प्रस्तावना की विशेषता को स्वीकारने के लिए इस उद्देश्य के बारे में व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बेरुवाड़ी संघ मामले 1960 में उच्चतम न्यायालय ने कह दिया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। फिर केशवानंद भारती मामला हुआ। केशवानंद भारती बनाम केरल का मामला था। 1973 में यह मामला हुआ और इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने रियलाइज किया, अपने जो बेरुवाड़ी संघ मामले में जो एक्सप्लेनेशन दिया था उसको रियलाइज किया और ये व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। यह महसूस किया कि प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है और संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित महान विचारों को ध्यान में रखकर संविधान का अध्ययन किया जाना चाहिए। तो इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह क्लियर कर दिया था कि संविधान के और भागों की तरह ही प्रस्तावना भी संविधान का एक भाग है। तो इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह क्लियर कर दिया था कि संविधान के और भागों की तरह ही प्रस्तावना भी संविधान का एक भाग है। उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्तमान मत दिए जाने के बाद, यानी कि प्रस्तावना एक संविधान का भाग है, ये संविधान के जनकों के मत से साम्यता रखता है। संविधान के जनक भी ऐसा ही मानते थे कि प्रस्तावना जो है ना वो संविधान का एक भाग है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अनुच्छेद 368। ये क्या कहता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, संविधान के भाग 20 का अनुच्छेद 368 यानी कि पार्ट है 20 का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान तथा इसकी प्रक्रियाओं में संशोधित करने की शक्तियां प्रदान करता है। ठीक, पावर ऑफ पार्लियामेंट की बात की गई है इसमें कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किसी अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में किसी नए उपबंध को जोड़कर, किसी नए प्रोविजन को जोड़कर या हटाकर या उसमें कुछ चेंज करके संविधान में कभी भी संशोधन कर सकती है। यह पावर है पार्लियामेंट के पास कि वो संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन कर सकती है, किसी नए उपबंध को जोड़कर, हटाकर या उसमें चेंज करके कुछ भी तो संशोधन किया जा सकता है। ठीक, ये पावर है पार्लियामेंट के पास। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या प्रस्तावना में संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 368 की जो भी प्रक्रिया है क्या ये प्रस्तावना पे लागू होती है? क्या हम लोग प्रस्तावना में कभी भी चेंज कर सकते हैं कुछ भी? देखिए, तो इस पर उच्चतम न्यायालय ने यह तर्क दिया था कि चूंकि प्रस्तावना भी संविधान के अन्य भागों की तरह एक भाग ही है, तो इसमें संशोधन किया जा सकता है बशर्ते ये संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित ना करता हो, ये संविधान के मूल ढांचे को चेंज ना करता हो, ऐसा कोई भी यहाँ पे संशोधन किया जा सकता है। तो इसी उसमें जो है 42nd अमेंडमेंट हुआ 1976 में, यहाँ पे 3 वर्ड्स ऐड किए गए। तो इसीलिए 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में 3 वर्ड्स का एडिशन हुआ, जो कि यहाँ सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये तीनों वर्ड ऐड कर देने से संविधान के प्रस्तावना के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि ये उसको स्ट्रेंथ ही देता है। और तो इस सवाल का जवाब यही है कि अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन ये शर्त है कि जो भी आप चेंजमेंट कर रहे हो वो संशोधन संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित ना करता हो, मूल ढांचे को ना बदलता हो।
अब बात करते हैं कि प्रस्तावना का महत्व क्या है। संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये किसने कहा है? ये कहा है संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। बड़े बड़े लोगों ने कुछ अपने विचार दिए हैं प्रस्तावना को लेके कि प्रस्तावना क्या है। उन्होंने कुछ अपने अपने कथन कहे हैं। ये कथन भी कई बार इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि ये कथन किसका है, तो इसको आप थोड़ा सा याद रखिए। प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। ये किसने कहा? ये कहा है संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान का आभूषण है। यह एक उचित स्थान है जहां से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। यह कहा है पंडित ठाकुर दास भार्गव ने। यह हमारे संविधान की आत्मा है जिसमें हमारे राजनीतिक समाज के तौर तरीकों को दर्शाया गया है। इसमें गंभीर संकल्प शामिल है जिन्हें एक क्रांति ही परिवर्तित कर सकती है। यह कहा है एम हिदायतुल्लाह ने। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का लेसन जहां पर हमने समझा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, वो प्रस्तावना क्या कहती है, उसमें क्या लिखा है, जिससे हमको पता चला कि हमारे देश के संविधान निर्माताओं की सोच क्या रही इस संविधान को बनाने के पीछे। देखिए, किसी भी लेजिस्लेशन या एक्ट की प्रस्तावना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है उस एक्ट को समझने के लिए। वो उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है। अगर आपको अच्छे से समझना है, आपको प्रस्तावना पढ़नी चाहिए। तो ये था हमारा आज का लेसन। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग भारतीय संविधान के बारे में जान पाएं, उसके पीछे की सोच के बारे में जान पाएं कि क्या सोच रही हुई संविधान निर्माताओं की। मैंने जो भी चीजें यहाँ पर आपको बताई, जो भी चीजें मैंने यहाँ पे डिस्कस की, ये सारी चीजें, इन सभी चीजों का सोर्स क्या है? इस सब का सोर्स है ये किताब भारत की राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत और विकिपीडिया। विकिपीडिया और इस किताब से स्टडी करके मैंने ये वीडियो तैयार किया और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।